नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र जायसवाल। एक बार पुनः उपस्थित हूं आप लोगों के समक्ष अपनी हिंदी की दूसरी वीडियो लेकर के। जो मेरा पहला वीडियो था, जो पहला सेशन था, मैंने उसमें बताया था कि आपको हिंदी का क्रमिक विकास कहां से हुआ, हिंदी का जो प्रथम चरण था वो कहां से प्रारंभ हुआ था और एक क्रमबद्ध तरीके से कैसे कैसे हिंदी का रूपांतरण नई नई भाषाओं के रूप में होता रहा है। ठीक है, पहले हमारी जो भाषा आई थी, देव भाषा जिसके नाम से जिसे जानते थे, वह थी संस्कृत। संस्कृत पहले आई थी, संस्कृत संस्कृत देव भाषा के रूप में भी जानी जाती है और इसे आदि जननी के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि जितनी भी समस्त भाषाएं हैं, हिंदुस्तान में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, वो सभी न कहीं इससे संस्कृत के रूप का ही रूपांतरण है। ठीक है, संस्कृत का जो परिवर्तन हुआ कुछ समय बाद, वह पाली के रूप में प्रसिद्ध हुई। ये जो पाली थी, ये भगवान बुद्ध के समय की थी। भगवान बुद्ध के समय में जो लोग आचार विचार अपने प्रस्तुत करते थे, वो पाली भाषा के रूप में करते थे, पाली भाषा के रूप में करते थे। उसके बाद में जो परिवर्तन हुआ वो आई आपकी किस भाषा के रूप में? प्राकृत। ये भगवान महावीर के समय से थी, प्राकृत भाषा थी, वो भगवान महावीर के समय थी। अच्छा, जो संस्कृत थी, संस्कृत के भी दो चरण थे आपके, संस्कृत के दो चरण थे। एक तो थी वैदिक संस्कृत और दूसरी थी जो लौकिक संस्कृत। ठीक है, वैदिक संस्कृत में जो वेदों की रचना हुई है, इसीलिए उसको वैदिक संस्कृत की कहा गया। और जो लौकिक संस्कृति थी, वहां से व्याकरण का निर्माण हुआ। जो पाणिनि और अष्टाध्यायी वगैरह थे, वो लौकिक संस्कृति से ताल्लुकात रखते थे। ठीक है, पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर आपकी आई अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश का परिवर्तन किसमें हुआ? अवहट्ट के रूप में। तो ये थे क्रमिक विकास के परिवर्तन। पहले संस्कृत आई, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट। ये जो चरण थे, ये क्रमिक विकास के चरण हिंदी जगत में जाने जाते हैं। हिंदी भाषा का विकास का क्रमिक चरण इसे ही कहते हैं, विकास का क्रमिक चरण इसे ही कहते हैं। ठीक है, अब प्रश्न कहां से बनता है कि हिंदी भाषा के विकास का तीसरा चरण कौन सा था, किस नाम से जाना जाता है तीसरा चरण? तो कौन सा है तीसरा? प्राकृत, प्राकृत के नाम से। ठीक है, ऐसे ही सवाल आएंगे इस क्रमिक विकास के आधार पर। कहेंगे इसको आगे पीछे श्रेणी में दिया रहेगा, जैसे पहला नंबर ये रहा, दूसरा ये है, तीसरा ये है आपका, और चौथा ये है। तो ये जो श्रेणी होगी, इसको आगे पीछे शब्दों में दे देते हैं और कहते हैं कि क्रमिक विकास का क्रम क्या है, सही विकास का क्रम क्या है। तो आपको पता होना चाहिए सर, पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, उसके बाद अवहट्ट। तो ये हो गया हमारे क्रमिक विकास का क्रमबद्ध तरीका। दूसरा, जो हमारे भारत देश में कितने प्रकार की भाषा परिवार थे? 4 प्रकार के भाषा परिवार बताए थे मैंने वीडियो के अपने पिछले सेशन में। जिन्होंने पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि भारत में अपने पूरे 4 भाषा परिवार थे। पहला था इसमें भारोपीय भाषा परिवार, जो हमारी हिंदी है वो भारोपीय भाषा परिवार की सदस्य है। दूसरा क्या था? द्रविड़, उसमें क्या था? द्रविड़ जो दक्षिण भारत में बोली जाती है। तीसरा आया था आपका ऑस्ट्रिक, ऑस्ट्रिक आपका जो उड़ीसा के क्षेत्र से रिलेटेड है। और जो अंतिम आई थी चीनी और तिब्बती, जो मेघालय वगैरह है वहां पर चीनी और तिब्बती बोली जाती थी। तो ये थे हमारे भाषा परिवार, जो 4 भाषा परिवार थे। ये भी मैंने बताया था पिछले वीडियो में। उसके बाद में बताया था कि संवैधानिक दर्जा कैसे दिया गया, किस आधार पर दिया गया और कौन से अनुच्छेद होते थे जिसको हम हिंदी भाषा का दर्जा दिया या उसको वर्गीकृत किया। बताता हूं मैं आपको कि हिंदी भाषा का जो राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया, वो संविधान के अनुच्छेद 343(1) के तहत राजभाषा का दर्जा दिया गया। और जो संविधान में जो दिया हुआ है कि किसी भी भाषा के विकास से संबंधित या उसको उसमें परिवर्तन से संबंधित जितने भी नियम कानून होते हैं, वो 343 से स्टार्ट हो करके आपके 351 अनुच्छेद तक भाषा से संबंधित अनुच्छेद दिए हुए हैं। ठीक है, और हमारे हिंदुस्तान में जो हिंदी भाषा है, हर वर्ष 14 सितंबर को मनाई जाती है हिंदी दिवस। ठीक है, ये हो गया आपके हिंदी के क्रमिक विकास के क्रम से लेकर और संवैधानिक दर्जा को लेकर के। फिर तीसरा चरण क्या था कि जो हिंदी थी वो अलग अलग राज्य के हिसाब से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की बोलियों का
था, विचारों का परामर्श या फिर संचार का जो माध्यम था, कई प्रकार की हिंदी बोली जाती है। जैसे कि अलग अलग क्षेत्र में, एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं, एक सीमित क्षेत्र जो होता है वहां पर जो भाषा बोली जाती है उसे हम बोली कहते हैं। बोली का विकास का जो क्रम होता है, अगर एक बोली प्रसिद्ध हो करके उसका एक दीर्घ रूप में विकास हो जाता है, वही आपकी बन जाती है क्या, भाषा। देखिए अंतर क्या है बोली और भाषा में अंतर ये होता है कि बोली आपकी एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है और उसमें साहित्यिक रचनाएं नहीं होती हैं, ठीक है। दूसरा जो है उपभाषा, उपभाषा आपकी क्षेत्र विस्तार बहुत ज्यादा होता है उसका, जब बोली इतनी प्रसिद्ध हो जाती है कि वह साहित्यिक रचनाएं करने लगती है एक बड़े क्षेत्र में, तो वही बोली प्रसिद्ध होकर के, या कहें कि व्याकरणबद्ध के नियमों को पूरी तरह से संतुष्टि, जो कहते हैं ना कि व्याकरण के नियमों का पालन करते हुए साहित्यिक रचना करने लगती है, फिर उसे कहते हैं हम भाषा या उपभाषा, ठीक है। अब हमारे हिंदुस्तान में जो है विभिन्न प्रकार की उपबोलियां या उपभाषाएं या बोलियां बोली जाती हैं राज्य के दर्जे के अनुसार या संस्कृति के अनुसार, क्योंकि भारत जो हमारा देश है एक वसुधैव कुटुंबकम है, विभिन्न प्रकार की संस्कृति है, विभिन्न प्रकार के समुदाय के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार के ध्वनियों को प्रयोग करते हैं। जैसे कि पक्षी होते हैं वो कू की आवाज करते हैं तो वो भी उनकी भाषा है अपनी, कुत्ता भौंकता है तो वो भी उसकी एक भाषा है, शेर दहाड़ता है तो दहाड़ना क्या है, एक भाषा है। विभिन्न प्रकार के विचारों को और विभिन्न प्रकार की प्रजातियां अपने अलग अलग शब्दों और अलग अलग ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, उसे ही हम भाषा कहते हैं। भाषा के विभिन्न रूप हो सकते हैं, हम इंसान हैं, हम हिंदी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो जानवर होते हैं वो अलग प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। तो भाषा का एक सीमित क्षेत्र बोली कहलाएगा, उसका विस्तृत क्षेत्र उपभाषा और राज्य दर का दर्जा दे दिया गया तो वही एक भाषा कहलाती है। ये हो गया हमें क्रमिक विकास के चरण। जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जी ने थे जो हिंदी भाषा का जो विकास के क्रम के बारे में बताया, और उन्होंने बताया कि भारत में 5 प्रकार की उपभाषाएं और उसमें 17 बोलियां बोली जाती हैं। तो उन जो 5 उपशाखाएं थी भारत की हिंदी जो बोलने की, उनमें पहला क्या था बताया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी बुक द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। जो पहली भाषा उन्होंने बताई वो बताई किसके रूप में, पश्चिमी भाषा के रूप में, ठीक है। पश्चिमी भाषा को उन्होंने पहले बताया, फिर बताया पूर्वी हिंदी को, फिर बताया बिहारी हिंदी, फिर पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। अब इनके नाम को आपको देखकर अनुभव हो रहा होगा कि ये किस क्षेत्र में बोली जाती होंगी, इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये किस क्षेत्र में बोली जाती होंगी इसके अंतर्गत। अच्छा, एक और मैं बताता हूं कि ये जो पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, बिहारी हिंदी है, ये हिंदी में कहीं ना कहीं से रिलेटेड होंगी। इनके जो विकास का क्रम है ये कहीं ना कहीं से आई होंगी, कहीं ना कहीं से ताल्लुकात रखती होंगी। जैसे क्रमबद्ध तरीके में पहले संस्कृत आई थी तो संस्कृत के रूपांतरण का परिवर्तन जो होता गया वो क्रमबद्ध तरीके से होता गया, ठीक है। उसी प्रकार से जो पश्चिमी हिंदी, पूर्वी, बिहारी, पहाड़ी, राजस्थानी है, ये कहीं ना कहीं किसी अपभ्रंश से ली जाती हैं। और अपभ्रंश का मतलब होता है गिरना या अंत होना या विनाश होना, ठीक है। परिवर्तन का जो एक दौर है तो उसे ये जो हिंदी हमारी कहलाई पश्चिमी हिंदी, ये कौन से अपभ्रंश से ली गई, और अपभ्रंशों को जो बताया गया है पाली में वो विभिन्न प्रकार के अपभ्रंशों को बताया गया है। जैसे आपका अर्धमागधी हो गया, मागधी हो गया, शौरसेनी अपभ्रंश हो गया, ठीक है। ये अपभ्रंश होते हैं। इनके जो विकास का चरण है, विभिन्न प्रकार की बोलियां जो निकल करके आती हैं, इनके शब्दों के माध्यम से ही कहीं ना कहीं इनका प्रयोग हुआ होगा, तब जाके परिवर्तन होकर के एक नए रूप में जो आई होंगी उन्हें ही हम क्या कहते हैं, एक नई भाषा के रूप में एक नया नाम देते हैं। तो उसी प्रकार से जो पश्चिमी हिंदी आई, ये शौरसेनी हिंदी है हमारी। और जो पश्चिमी हिंदी के रूप में कितनी प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा कि पश्चिमी हिंदी के जो क्षेत्र है उसमें खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बंगारू, बुंदेली और कन्नौजी, ये 5 प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। और ये किस क्षेत्र में, खड़ी बोली जो दिल्ली का क्षेत्र है आपका दिल्ली का जो उत्तर भारत का क्षेत्र, मतलब जो हिंदी दिल्ली साइड में जाएंगे, जो मैदानी क्षेत्र है आपका दिल्ली हो गया, आपका मेरठ हो गया और देहरादून का जो भाग है, वहां पर खड़ी बोली बोली जाती है। और खड़ी बोली को हम किस नाम से जानते हैं, एक तो कौरवी के नाम से भी इसे जानते हैं और दूसरा सरहिंदी के नाम से भी हम खड़ी बोली को जानते हैं। अब देखते हैं जो दूसरी है हमारी ब्रज भाषा।
जैसे कि इसके नाम से पता चलता है, ब्रज ब्रज भाषा कहाँ से ताल्लुकात रखती होगी? जब हम सोचते हैं धार्मिक तरीके से, किशन कन्हैया जो हमारे ब्रजवासी, ब्रज के किशन कन्हैया जो थे हमारे ब्रज के रहने वाले थे, ब्रजवासी, मथुरा, वृंदावन और आगरा जो क्षेत्र है वहाँ का वहीं की ब्रजभाषा बोली जाती है। तो ब्रजभाषा को ग्रियर्सन जी ने अंतर्वेदी भी कहा है। अंतर्वेदी का मतलब ये है कि क्यों अंतर्वेदी कहा है? क्योंकि यह जो भाषा है गंगा और यमुना के बीच के जो भाग है, जो क्षेत्र है, वहां पर ये ब्रजभाषा बोली जाती है। इसी वजह से ग्रियर्सन जी ने ब्रजभाषा को अंतर्वेदी भी कहा है। इसे और किस नाम से जानते हैं? पहला अंतर्वेदी के नाम से जानते हैं, दूसरा माथुरी के नाम से भी जानते हैं। माथुरी मथुरा का क्षेत्र है तो कहीं ना कहीं से इसका नाम से कुछ दिख रहा है कि हाँ माथुरी है। और नाग भाषा, नाग भाषा से हमें ये समझ में आता है कि यमुना में जब कृष्ण कन्हैया जी ने नाग का वध किया था तो मुझे वहीं से ताल्लुका लग रहा है कि नाग भाषा भी वहीं से बोली जाती होगी। ये याद करने का तरीका है कि नाग भाषा, माथुरी और अंतर्वेदी, ये ब्रजभाषा को इनके नाम से जानते हैं। हमें याद करने का एक तरीका होता है किसी कॉन्सेप्ट लेकर के कि दिमाग से दोबारा से ना जाए, जैसे इन चीजों को लगाए कि हमें याद आ जाए कि हाँ इस क्षेत्र में ये भाषा है, ब्रजभाषा है। तो ब्रजभाषा मथुरा वृंदावन से रिलेटेड है। तो मथुरा वृंदावन का क्षेत्र कहां पर है? वो है हमारा आगरा, मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्र है, वहां पर बोली जाती है ब्रजभाषा। और ब्रजभाषा जो है इससे रिलेटेड जो हमारा व्याकरण है, मतलब कि जो काव्य है, उसमें भी कई कवि विख्यात हुए हैं। जैसे कि हमारा बिहारी जी हो गए, ब्रजभाषा के ही काव्य रखते हैं, लिखा है इन्होंने का ब्रजभाषा का ही प्रयोग किया है अपने काव्यों में। बिहारी हो गए, रसखान हो गए आपके, और घनानंद हो गए आपके, केशव हो गए। ये सभी ब्रज भाषा से ही ताल्लुकात रखते थे। उन्होंने जितनी भी काव्य रचनाएं की हैं कहीं ना कहीं इस ब्रज भाषा का प्रयोग किया हुआ है। बंगारू, ये एक बंगारू को कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? बंगारू जो शब्द है वो हरियाणा से ताल्लुकात रखता है और ये रोहतक वहीं का क्षेत्र है, ये हरियाणा में बोली जाती है आपकी बंगारू भाषा। ठीक, तीसरा आता है बुंदेली। बुंदेली का बुंदेलखंड जो है अपने इतिहास जगत में एक विशेष स्थान रखता है। जो आपका बुंदेलखंड है, छतरपुर और ग्वालियर का जो है क्षेत्र है, वहां पर बुंदेली मुख्य रूप से बोली जाती है। और यह कुछ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी कहीं ना कहीं कम रूप से बोली जाती है। ठीक है, बोली जाती है यहाँ भी, लेकिन इसकी प्रतिशतता है बोलने की वो कम है लोगों की। अगला आता है कन्नौजी। ये कन्नौज के क्षेत्र में बोली जाती है। ये हमारी हो गई पश्चिमी हिंदी, जो 5 भागों में विभाजित किया, कौन से स्थान पे कहां पर बोली जाती है, कैसे हम पहचानेंगे। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा आया पूर्वी हिंदी। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि पूर्वी हिंदी हमारे किस क्षेत्र में बोली जाती होगी। अच्छा, पूर्वी हिंदी भी आपकी, पूर्वी हिंदी को भी इन्होंने बताया हुआ है 3 भागों में। पहला हो गया अवधी। अवधि के जैसे ही अवधि हम लोग सुनते हैं तो अवधि कहां पे बोली जाती है? भाई हम लोग लखनऊ क्षेत्र के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी से रहने वाले हैं। लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, सीतापुर, कानपुर के इधर का थोड़ा सा इधर का क्षेत्र जो है वो अवधी भाषा का प्रयोग करता है। तो ये अवधी जो है ये लखनऊ का मुख्यतः बोली जाती है। और दूसरा आता है बघेली। बघेली का अपना एक अलग ही स्थान है। बघेली जो बघेल राजाओं के द्वारा पहला शेर जो पकड़ा गया था, पूरे हिंदुस्तान की नहीं पूरे विश्व का जो पहला सफेद शेर था वो यहीं पाया गया था, बघेली। ये बघेली क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र से रिलेटेड रखता है। और ये इतिहास जगत में मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी के नाम से भी जाना जाता है। जो रीवा का क्षेत्र है, मतलब कि जो रीवा है आपका मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, वहां पर बघेली बोली जाती है। बघेली को हम कैसे पता लगाएं कि बघेल राजाओं द्वारा जो प्रथम शेर पकड़ा गया था, पहला शेर जो पूरे विश्व में जो देन है भारत के सफेद शेर की, तो वो यहीं से पहला शेर पकड़ा गया था बघेल राजाओं द्वारा। इसलिए इसको रीवा और व्हाइट टाइगर सफारी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से निकल करके आता है जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं कि मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी भारत के किस राज्य से है। तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के रीवा जिले से ताल्लुकात रखता है ये मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी। और यहाँ पे भाषा बोली जाती है बघेली। ठीक है, ये हो गया आपका बघेली भाषा। फिर तीसरा चरण क्या है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ी, वहां पर ये बोला जाता है छत्तीसगढ़ का।
और फिर आते हैं तीसरा बिहारी। बिहारी के नाम से सुनकर ही पता चलता है कि पूर्वांचल का जो क्षेत्र है हमारा, उससे पहले का हल्का, वो बिहार। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। इसको हम किस नाम से भी जानते हैं? मगही। यहाँ पर जो अपभ्रंश है वो मगही है, ठीक है। जो इसका मगध का है, जो अपभ्रंश है वो मगही है इसका। इसको भोजपुरी, भोजपुरी फिल्मी जगत का एक अलग ही स्थान रखा हुआ है। लोग सुनते हैं पवन सिंह के गाने को तो अलग ही पहचान जाते हैं कि हाँ, यहाँ पर भोजपुरी बोली का प्रयोग होता है। भोजपुरी मुख्यतः कहाँ बोली जाती है? तो आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में भी बोली जाती है और आपका बिहार में तो बोली ही जाती है, ठीक है। यहाँ पे बताऊंगा कि ये बिहार में तो बोली ही जाती है। यहाँ पे ये आपके बिहार क्षेत्र में बोली जाती है मगही। बिहार की जो राजधानी है पटना, वहां पर मुख्य रूप से मगही बोली जाती है। ये पटना का क्षेत्र है, बिहार की राजधानी जो है पटना, और ठीक है, ये पटना में मुख्य रूप से बोली जाती है और यह गया क्षेत्र से भी ताल्लुकात रखती है। अगला आता है मैथिली। मैथिली स्थान कहां से है? मैथिली स्थान बिहार के दरभंगा जिले से है। तो ये जो मैथिली भाषा है, आपकी भाषा बोली है, ये दरभंगा से, दरभंगा के क्षेत्र में बोली जाती है। ये हमारी हो गई बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। अब चौथी कौन सी है हमारी? पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी को इसके नाम से ही पता चलता है कि पहाड़ी हिंदी ये किस क्षेत्र में बोली जाती होगी। पहाड़ी हिंदी मतलब कि जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र हमारे भारत के नक्शे में, भारत के मानचित्र में कहां पे है? मानचित्रण में देखते हैं, ये जो ऊपर का क्षेत्र है आपका लगभग ये वाला, तो ये पहाड़ी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और पहाड़ी भाषा है जो यहीं पर बोली जाती है। पहाड़ी क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? आपका हिमाचल प्रदेश आता है, आपका जो स्थान है कुल्लू मनाली जो है कश्मीर का क्षेत्र है, मैक्सिमम इसी से रिलेटेड रखता है। इसीलिए पहाड़ी हिंदी में उन्होंने कुल्लू को स्थान दिया हुआ है। ये कुल्लू जो स्थान है ये कुल्लू और मनाली का है। दूसरा गढ़वाली, ये टिहरी और गढ़वाल उत्तराखंड का एक क्षेत्र है जिसे हम गढ़वाल के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसको गढ़वाली कहा गया है। कुमाऊनी जो अल्मोड़ा और नैनीताल में भी बोली जाती है। नैनीताल में जो शरणार्थी आते हैं उनसे जो लोग वहां पे जाते हैं तो उन्होंने अपनी भाषा का सुना होगा। जो वहां पे लोकल लोग जो रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो लोग अपना कुमाऊनी भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी पहाड़ी भाषा। और फिर आती है आपकी राजस्थानी। राजस्थानी का नाम भी सुनकर के लगता है कि राजस्थान के क्षेत्र में ही बोली जाती होगी। नाम से ही पता चल रहा है कि राजस्थानी भाषा है, तो ये कहां से बोली जा रही होगी? राजस्थान के क्षेत्र से बोली जा रही होगी। राजस्थान की अपभ्रंश क्या है? तो ये भी सौरसेनी प्राकृत अपभ्रंश का है। इसका भी विकास का चरण जो जहां से ली गई है ये सौरसेनी है, आपकी ये सौरसेनी है इसको, और प्राकृत अपभ्रंश से ली गई है, ठीक है। तो राजस्थानी भाषा जो है वो मुख्यतः कहां बोली जाती है? राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। जयपुर में जो भाषा बोली जाती है उसे जयपुरिया के नाम से जाना जाता है। जयपुर का दूसरा स्थान जो है निमाड़ी है। निमाड़ी में खंडवा भी, ये निमाड़ी जो है वो मुख्यतः खंडवा में भी बोली जाती है। और एमपी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, वहां पे भी एक सीमित मात्रा में निमाड़ी का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है मालवी, मालवा और उज्जैन, ये भी उसी के पास का क्षेत्र है तो वहां भी बोली जाती है। फिर तीसरा आता है मारवाड़ी। मारवाड़ी का जो जयपुर का है एक विशेष स्थान रखते हैं मारवाड़ी लोग। इनको ये कहां पे है? मारवाड़ी जो है ये कौन कौन से लोग प्रयोग करते हैं मारवाड़ी भाषा का? पहला ये कहां बोली जाती है? ये देखिएगा बीकानेर आपका जो है मारवाड़ी क्षेत्र जो बोली है मारवाड़ी, ये प्राय बीकानेर में बोली जाती है। आपका आता है जोधपुर, ठीक है। मारवाड़ी बीकानेर में भी बोली जाती है, आपकी जोधपुर में भी बोली जाती है। और इस मारवाड़ी भाषा को किस नाम से भी जाना जाता है? अग्रवाल भाषा के भी नाम से जाना था, क्योंकि राजस्थान में अग्रवाल भी लोग ज्यादातर निवास करते हैं। जो अग्रवाल जो बनिया होता है पूर्णतया वो यहीं से होता है, तो इसको अग्रवाल भाषा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये एक भाषा है जो भीली है। भीली भी आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के क्षेत्र में बोली जाती है। भीली भाषा को भिलाला, वागड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और भीली भाषा को जो लगभग 60 लाख लोग इस्तेमाल करते हैं अपने विचारों को प्रस्तुत करने में, संचार का जो माध्यम होता है लोगों का, वो भीली प्रजाति के भीली जो बोली है लगभग 60 लाख
लोग इसका प्रयोग करते हैं। अच्छा, ये तो हो गई हमारी जो बोलियां थी, जो जहाँ हम ग्रियर्सन जी ने 5 उपभाषाएं बताई, 17 बोलियां बताई। अब दूसरी चीज आती है, क्या किसी को पता है कि हमारे हिंदुस्तान में कितने प्रतिशत लोग हिंदी बोलते हैं? आपको पता है कि 43.6% लोग जो है पूरे हिंदुस्तान में हिंदी का प्रयोग करते हैं। इसलिए पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पर दर्जा दिया गया है, वो हिंदी को दिया गया है। दूसरा स्थान किसको दिया गया है? दूसरा स्थान जो है अपने हिंदुस्तान में वो बांग्ला भाषा को दिया गया है। जो बांग्ला भाषा है लगभग 7.09% लोगों द्वारा बोली जाती है पूरे हिंदुस्तान में। और तीसरे स्थान पर जो आती है पूरे हिंदुस्तान में कि सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, वो मराठी आती है। मराठी पहले चौथे स्थान पर हुआ करती थी, लेकिन इनके लोगों का जो विकास हुआ और इनकी आबादी बढ़ी तो कहीं ना कहीं तेलुगु जो तीसरे स्थान पर, तमिल भाषा थी वो पीछे हटी और कहीं ना कहीं मराठी ने अपना तीसरा स्थान लिया और तमिल चौथे स्थान पर आ गई। और जो हमारी संस्कृति, जो देन थी पूरे हिंदुस्तान की, जो पूरे अपने भारतवर्ष में जो भाषा बोली, जहाँ जो भाषा की देन है, जो देव भाषा है, जिसे हिंदी की जननी के नाम से जाना जाता है, संस्कृत, वह किस स्थान पे है? सबसे निचले स्थान पर है पूरे हिंदुस्तान में। जो संस्कृत भाषा है वो लगभग हिंदुस्तान में 25,000 लोगों द्वारा ही लगभग बोली जा रही है, इसलिए संस्कृत का स्थान सबसे निचला है। अच्छा, अगला क्वेश्चन बन करके आता है कि पूरे विश्व में, भाई हिंदी अपने देश में बोली जाती है, फिर हिंदुस्तान में पूरे विश्व में हिंदी कौन से स्थान पर है? भाई पूरे विश्व में तो कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। चलो हिंदी की मैं बताता हूं बाद में, पहले ये बताइए कि पूरे विश्व में नंबर 1 पर भाषा कौन सी बोली जाती है? नंबर 1 पर अपना दिमाग लगाइएगा कि जहां की जनसंख्या सबसे ज्यादा होती है। जनसंख्या कहां की सबसे ज्यादा है? चाइना की, चीन की। चीन में कौन सी भाषा का इस्तेमाल होता है? मंदारिन का होता है। मंदारिन भाषा जो है वो चीन की है, वहां के लोगों की संख्या पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है, इसलिए मंदारिन भाषा का प्रयोग पूरे विश्व में सबसे ज्यादा किया जाता है। इसलिए मंदारिन भाषा को विश्व ने प्रथम स्थान दिया हुआ है कि पूरे विश्व में मंदारिन भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है। दूसरी भाषा कौन सी है आपकी? दूसरी भाषा जो है स्पेनिश है और तीसरी आपकी अंग्रेजी है और चौथे स्थान पर आती है आपकी हिंदी, जो जानी जाती है हमारे राष्ट्र भाषा के रूप में। हिंदी पूरे विश्व में चौथे स्थान पर स्थान रखती है। क्यों? क्योंकि ये जितने भी राष्ट्र हैं, जितने भी राज्य के हमारे देश के जो लोग रहने वाले हैं वो कहीं ना कहीं वहां पर जाकर के काम कर रहे होते हैं, या कहीं ना कहीं एक अंतरराष्ट्रीय जो भारत देश है वो कहीं ना कहीं दूसरे देशों के मुकाबले में अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है और उसका एक विशेष स्थान है पूरे विश्व में। इसलिए हिंदी का जो प्रचलन है वो पूरे विश्व में है। ये हमारे देश का सौभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है कि हम हिंदुस्तान में जन्मे हैं और हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं विचारों में। ठीक है, तो ये हमारी आज की होगी दूसरी क्लास जो हिंदी भाषा के क्रमिक विकास पर आधारित थी। जो हिंदी सेशन का हमारा दूसरा वीडियो था उसमें मैंने बहुत सारी चीजें आपको कवर की होंगी। जो चीजें छूट गई होंगी मुझे वीडियो देख के पता चलेगा कि हाँ छूटी हुई है, तो मैं वो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। और अगला वीडियो जो मेरा होगा वो वर्णमाला पे आधारित होगा, वर्णमाला विशेष पर आधारित होगा, जिसमें मैं आपको वर्णमाला पूरे अपने संविधान में लिखित रूप से मान्यता उसको कब दी गई और वर्णमाला के जो स्वर हैं, जो व्यंजन हैं, उनको वर्गीकृत किस आधार पर किया गया है, कितने स्वर हैं आपके, कितने व्यंजन हैं, केवल एक वीडियो होगा आपका और पूरा वर्णमाला उसी में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।